हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में, जो कि सीबीएसई क्लास 11th का एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, और आईसीएसई में क्लास 10th में है। तो इस वीडियो में मैं जिस तरीके से आपको स्टोइकियोमेट्री के हर टाइप की क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री पर यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, बट जिस वे में और जिन टाइप्स में मैं आज आपको कराऊंगा वो वैसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और इसके बाद आपको स्टोइकियोमेट्री कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बढ़िया सा और बहुत ही फैंटास्टिक सा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो यार, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर हमारे एग्ज़ाम्स में, होम जो एग्ज़ाम्स होते हैं, होम एग्जामिनेशंस में या अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते तो हैं, लेकिन यार इस वर्ड का मतलब क्या है, आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दो वर्ड से मिलकर के बना है, स्टोइकियो और मेट्रॉन। एक्चुअली में आपको लग रहा होगा ये मेट्रॉन नहीं मेट्रिक होना चाहिए, जैसे ट्राइगोनोमेट्री में मेट्री मेट्रॉन से बना है, ऐसे ही स्टोइकियोमेट्रिक में मेट्रिक मेट्रॉन से बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है। सो स्टोइकियो और मेट्रॉन दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं, जिसमें ये स्टोइकियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज मीन दो क्वांटिटीज के बीच में अगर रिलेशनशिप हो तो हम उसको बोलते हैं स्टोइकियो। और जब हम उस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं कि कितनी मतलब कैसे रिलेशनशिप है, मीन्स कैसे डिपेंड कर रही हैं कुछ चीज़ें आपस में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेट्रॉन। सो स्टोइकियोमेट्री यहाँ से निकल करके आया, इसका ग्रीक ओरिजिन है। ओके, जैसे कि एक्चुअली आप मैथ साइंस में देखते हो हर जगह ग्रीक लैटिन वहीं से आती है। सो स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड भी ग्रीक वर्ड है, जिसका मैंने आपको भी पूरा मीनिंग बता दिया है। तो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आपसे जो 4 टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहला होता है मोल मोल रिलेशन, मतलब आपको एग्जामिनर मोल दे दे, एक इक्वेशन देगा। सबसे पहली चीज़ तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है। मोल आपने पढ़ लिया होगा, और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, हमारी चैनल पर एक ऐसी वीडियो जिसे देख लोगे आप एक बार मोल कॉन्सेप्ट, तो एनसीईआरटी तो क्या मतलब उससे तो समझ में ही नहीं आता, बट गाइड बुक से भी अगर आप पढ़ोगे तो उससे भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। बट हाँ, एनसीईआरटी रीड जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। सो मोल कॉन्सेप्ट जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पर आ जाना, और जिन्होंने देख रखा है जी या जिनको पहले से पता है वो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, टाइप होते हैं मोल मोल रिलेशन। तो क्या होगा, एग्जामिनर आपको एक केमिकल इक्वेशन दे देगा, ठीक है, उसमें आपको एक एलिमेंट का मोल बता देगा, तो आपसे पूछेगा दूसरे एलिमेंट का मोल बताओ भाई। ठीक, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी ये इंडेक्स से ही बना रहा हूँ मैं। ओके, और दूसरा होता है मास मास रिलेशन। ये मास मास रिलेशन क्या है, मास मास रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एग्जामिनर ने आपको एक केमिकल इक्वेशन दी, उस केमिकल इक्वेशन में एग्जामिनर ने एक एलिमेंट का मास दे दिया और आपसे दूसरे एलिमेंट का मास पूछ लिया, ऐसे भी सवाल आते हैं। बढ़िया। तीसरा होता है आपका वॉल्यूम 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 रिलेशन। ठीक है, मीन्स एक एलिमेंट की वॉल्यूम दे दी तो दूसरे की एलिमेंट की वॉल्यूम पूछ ली, यही करेगा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है मतलब। और चौथा होता है आपका मास वॉल्यूम, मास दे करके वॉल्यूम पूछ लिया। ये 4 टाइप के रिलेशन है, और 4 टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मेरी बात मानो तो टाइप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक लगानी है, दिमाग का इस्तेमाल करना है भरपूर, और स्टोइकियोमेट्रिक के कैलकुलेशंस बहुत जल्दी आसानी से हो जाएंगे। तो यार इसी के साथ शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को, जो है मोल मोल रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, मैं क्वेश्चन को कुछ टाइम के लिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही नोटबुक लेकर बैठो और क्वेश्चन को लिखो, ठीक है, ताकि मैं जब सॉल्व करूं तो आपको समझ में आए। राइट, सो आई होप आप सभी ने वीडियो पॉज कर ली होगी, और अब क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ फिलहाल, और क्वेश्चन आप लोगों के पास भी होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, मैं क्वेश्चन लिखूँ उसमें टाइम वेस्ट हो। राइट, ओके। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बताता हूँ क्या चीज़ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन के मोल्स बताने हैं, नाइट्रोजन के मोल्स बताने हैं। एक्चुअली मैं केमिकल इक्वेशन लिख दूंगा तो क्वेश्चन की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मोल इस क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं। कब?
और आपको एक इक्वेशन है, आपको एक इक्वेशन गिवन है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है ना, अमोनिया बनाती है ना। अब पहले ये इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। अब पहले ये चेक करो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो NK2 मॉलिक्यूल, NK2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। और स्टोइकियोमेट्री ये मैंडेटरी है, इट इज द यूनिवर्सल लॉ। जब भी स्टोइकियोमेट्री यूज करो तो आपको इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, बिना बैलेंस की हुई इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के आंसर्स रॉन्ग आएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब अपनी इक्वेशन बैलेंस कर ली है, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया नाइट्रोजन के मोल्स किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब अमोनिया के मोल 8.2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है। अब इस सब चीज़ों को भूल जाओ। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ 1 लिख सकते हैं, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ये तीनों इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, अब इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इनको हम ट्रीट करेंगे एज नंबर ऑफ मोल। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं हम उनको ट्रीट करते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर 1N2 है, यहाँ पर 3H2 है, यहाँ पर 2NH3 है। मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल और NH3 अमोनिया के 2 मोल। ठीक है, सो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ मिलकर के 2 मोल अमोनिया के बना रहा है। ये इक्वेशन कह रही है। अब ये था सिर्फ क्वेश्चन। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये सिर्फ नॉर्मल चीजें थी। आपसे पूछा गया है कि 8.2 मोल हों अगर अमोनिया के, तो नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे। तो इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखो तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ अमोनिया के कितने मोल हैं, जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, बिल्कुल सही। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी, ओके, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल है 2 मोल अमोनिया के, ऑफ अमोनिया। ठीक, अब मैं इस वाली लाइन को इस साइड ले आता हूं, बताऊंगा क्यों, बताऊंगा, वेट एंड वॉच। 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं, बस मैंने साइड चेंज कर दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा यूनिटरी मेथड, कुछ भी नहीं है। अगर आपको नाम से नहीं पता तो सिंपली मैं ये पता करूँगा कि 1 मोल NH3 में नाइट्रोजन के कितने मोल हैं। ठीक है, सिंपली वहाँ भाड़ में गई यूनिटरी मेथड। 1/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, आँख कान खोल करके। अगर अमोनिया का 1 मोल है तो नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ 1 मोल नहीं है, यहाँ 8.2 मोल है। ओके, यहाँ 8.2 मोल है। तो जब 1 मोल का हाफ हो गया था, मीन्स 1/2 का मतलब यही है कि हाफ हो जाना, तो 8.2 मोल NH3 का भी हाफ होगा, तो 1/2 इंटू 8.2 कर दो। इतने मोल्स ऑफ किसके, हीलियम के, अरे हीलियम का कहीं भी, मतलब नाइट्रोजन के, ऑब्वियसली, है ना। यस, तो हमारे पास आया 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड दैट इज योर आंसर, एंड दैट इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आपसे यही पूछा गया था कि नाइट्रोजन के इस इक्वेशन में अगर 8.2 मोल अमोनिया हो तो नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे, आपने निकाल लिया है। क्या करके कि 1 मोल नाइट्रोजन में 1 मोल नाइट्रोजन अगर 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है तो 1 मोल अमोनिया हाफ मोल नाइट्रोजन के बराबर होगा। और आपको कितने मोल गिवन है अमोनिया के, 8.2, तो 1/2 इंटू 8.2 करने के बाद आपको 4.1 मोल्स नाइट्रोजन के मिल चुके हैं। एंड हियर द क्वेश्चन इज ओवर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसी टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। यस, तो एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, मैं इक्वेशन लिखूंगा बस, यहाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, मैं इक्वेशन लिख दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब पहले बस मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको नोट डाउन कीजिए। जो नोट डाउन नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, बट प्रेफरेबल यही है, मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग इस चीज़ को लिख लें।
तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन ये कहता है, द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, आयरन कहाँ है, आयरन कहाँ है ये, अरे ये भी तो थी, अरे नहीं भाई ये आयरन का ऑक्साइड है, आयरन तो ये है ना। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3, आयरन के कितने मोल बनाए जा सकते हैं Fe2O3 में से बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इसके 16 मोल हों तो कितने इसके मोल बनेंगे इससे, ये आपको पता करना है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखो, सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम क्या ट्रीट करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम ट्रीट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मतलब Fe2O3 का एक मोल 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ओके, के साथ रिएक्शन करके आयरन के 2 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है ओके। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसके कितने मोल होंगे, ठीक है, ये इसके कितने मोल प्रोड्यूस करेगा अगर इसके 16 मोल हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो मेरी बात को सुनो, 1 मोल ऑफ Fe2O3 इक्वल्स टू 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एक मोल इसके 3 के साथ ही रिएक्शन करेगा, तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। अब इस चीज़ को यहाँ ले आओ, 3 मोल ऑफ CO इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ Fe2O3। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 1 मोल ऑफ CO में कितने मोल होंगे Fe2O3 के, वो आपने निकाल लिए 1/3, 3 यहाँ से चला गया, 1/3 मोल ऑफ Fe2O3 हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू 1/3 ऑफ द मोल ऑफ Fe2O3। लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ 1 नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 मोल हैं, तो लगा दो 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल्स टू 1/3 इंटू 16, जैसे पहले करा था मोल ऑफ Fe2O3, तो ये होगा 16/3 मोल ऑफ Fe2O3 के इक्वल। मीन्स जब इसके 16 मोल होंगे तो इसके 16/3 मोल होंगे। ये चीज़ क्लियर है सभी को, ओके वेरी गुड। ये इसके भी मोल आ गए, इसके गिवन थे, अब आपको पता करना है इसके कितने मोल हैं। तो एक चीज़ देखना, जब यहाँ इसका 1 मोल था, जब यहाँ इसका 1 मोल था तो यहाँ इसका 2 मोल था, इसका ट्वाइस था। जब यहाँ 1 था तो इसका ट्वाइस मोल थे इसके, जब यहाँ इसका 1 मोल था तो इसके यहाँ 2 मोल थे। अब यहाँ इसके मोल ऑफ Fe2O3 कितने हैं, मोल ऑफ Fe2O3 है 16/3, तो वहाँ Fe के कितने मोल होंगे, अब भी ट्वाइस होगा, ठीक है, तो मोल ऑफ Fe कितना होगा, अब भी ट्वाइस होगा, किसका, जितने मोल इसके थे, पहले 1 थे इसलिए 2 हो गया था, अब 16/3 है तो 2 इंटू 16/3 करो, क्या आंसर आएगा 32/3। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, इतने मोल होंगे आपके Fe के, एंड दैट इज योर आंसर, द क्वेश्चन फिनिशेस हियर। ओके, आई होप कि सभी को क्लियर होगा, क्लियर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है मास रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें आपको मास गिवन होगा और मास ही पूछ लिया जाएगा, या मोल गिवन होगा और मास पूछ लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आइए ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक एनसीईआरटी से सवाल उठा लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ओके, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, CH4 प्लस 2O2 विल गिव यू CO2 प्लस 2H2। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द क्वेश्चन रीड्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के कितने मोल्स ज़रूरी हैं, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मीथेन के कितने मोल चाहिए भाई, मुझे ये बताना है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। कार्बन का कार्बन वन H4 है, H4 है, गलत है, नहीं सही H के 4 एटम, फिर कार्बन ऑक्सीजन के 4, यहाँ 4, बिल्कुल सही, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। इन्होंने ये कहा है कि मीथेन के आपको मोल बताने हैं जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकें। अब यहाँ ज़रा ध्यान से मेरी बात को देख लीजिएगा। 1 मोल CH4, 1 मोल CH4
1 मोल CO2 के ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं था तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं था तो 1 है, तो 1 मोल CH4 1 मोल CO2 के ही इक्वल होगा। ठीक, ओके राइट। अब आपको गिवन है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम, तो और मॉलिक्यूलर मास पता है आप सभी को, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? मॉलिक्यूलर मास देखते जाओ, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कितना होता है? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 12 प्लस 32 40 और ये 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ओके राइट, इतने के इक्वल होता है। तो अगर मैंने मोल ऑफ CO2 निकाला तो क्या होता है? 22 ग्राम बाय 44 ग्राम कितना है? हाफ मोल। ठीक है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं इस इक्वेशन में? हाफ मोल है। ठीक है, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, पहले समझ लो एक चीज़ को कि विजिबल है ना सभी को? अच्छा सॉरी अगर विजिबल नहीं था तो ओके, मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो 22/44 ना 1/2 मोल हो जाएगा। अब जब 1 मोल CH4 1 मोल CO2 के इक्वल था तो हाफ मोल CO2 भी तो हाफ मोल CH4 के इक्वल होगा। मीन्स जितने मोल CO2 के होंगे उतने ही मोल CH4 के रहेंगे। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? मोल ऑफ CH4, तो मोल ऑफ CH4 हमेशा किसके इक्वल होगा? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 1/2, तो मोल ऑफ CH4 कितने होंगे? 1/2, एंड दैट इज योर आंसर ओनली। अभी दोबारा समझाता हूँ जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है, 0.5 लिख दो या 1/2 मोल लिख दो। ठीक है, क्योंकि सॉरी मैं शीट को ऊपर करना भूल गया था, हो सकता है आप में से बहुतों को लास्ट वाला पार्ट ना देखा हो, तो मैं फिर बता देता हूँ क्या है। देखो CH, ये आपको इक्वेशन गिवन थी, इसमें आपसे पूछा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैं 22 ग्राम्स ले लूँ तो मुझे ये बताइए कि इसका कितने मोल होंगे। तो मुझे ये पता है कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, क्योंकि जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। और ये क्या है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में मोल की तरह एक्ट करते हैं। तो मैंने कहा 1 मोल CH4 इक्वल्स टू 1 मोल CO2, यहाँ से 1 मोल CH4 इक्वल्स टू 1 मोल CO2, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने कहा 1 मोल, अब देखो अब मैंने निकाली है कि CO2 के हैं मोल कितने हैं CO2 के एक्चुअल में। तो हमसे ये गिवन है कि CO2 का मास तो 22 है और इनका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। क्यों मीन्स कैसे? कार्बन के 12 हैं, कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन 16 ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 × 2, तो 12 + 32 विल गिव यू 44 ग्राम्स। तो और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास इतना था, मॉलिक्यूलर मास इतना था, तो 22/44 विल गिव यू 1/2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1/2 मोल हैं, तो जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने मोल CH4 के होंगे, क्योंकि यहाँ भी जब CH4 के 1 मोल थे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल थे, इसलिए अब यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड के हाफ मोल है तो CH4 के भी हाफ मोल होंगे। एंड हियर द क्वेश्चन एंड्स। इतना ही आपसे पूछा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन को करते हैं। आपसे पूछा गया है, आपसे एक चीज़ पूछी गई है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, रीड भी मैं कर दूंगा, बट आपके पास नोट्स होनी चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, MnO2 विल गिव यू 4 HCl एंड आई विल ट्राई कि मैं कमेंट सेक्शन में इसका एक PDF नोट का फॉर्मेट में डाल दूँ। ओके, 2H2O + Cl, अरे यार Cl करेक्ट। आपको यहाँ पर ये बना, सुनो अब मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन सेज क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विच इज दिस। मैंगनीज डाइऑक्साइड ये है। ठीक है, क्लोरीन बनाई जाती है इससे जब इसका रिएक्शन कराया जाता है HCl के साथ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि, और ये रिएक्शन गिवन है आपको, फिर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, कितने ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, 5 ग्राम ये है, तो ये कितना HCl कितना होगा। ठीक है, HCl कितना होगा अब आपको ये बताना है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं था तो यहाँ 1 होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ 1 होगा, यहाँ सबके यहाँ पास गिवन है और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें गिवन है 1 मोल MnO2 रिएक्ट करता है 4 मोल HCl के साथ। ठीक, या तो अब एक मेरी बात ध्यान सुना, या तो अभी मैं मोल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, या अभी रुको जरा, एक और इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। क्या? देखो यार सुनो, Mn मीन्स मैंगनीज होता है, मैंगनीज उसका जो मास होता है वो होता है 55। ठीक है, एटॉमिक मास होता है 55। तो आप प्लीज़ मुझे इसका ये बताओ कि इसका मास कितना होगा इस सारे मॉलिक्यूल का। तो Mn का ये 55 है और ऑक्सीजन का मास 16 है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 32।
तो 55 + 32 करोगे तो MnO2 का जो मास हो जाएगा वो 87 ग्राम्स के करीब हो जाएगा, ठीक है। और इसका मास निकालो ज़रा, HCl का मास निकालो यार। HCl में 1 + 35.5, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, 36.5 यहाँ से आ जाना चाहिए, लेकिन HCl एक नहीं है, HCl के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 × 36.5 आप कीजिएगा तो 4 5 20 2 4 6 एंड 2 146, ओके 146 आ रहा है हमारे पास, राइट, ओके। तो 146 ग्राम। अब मैं ज़रा दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या करना चाह रहा था मैं, ओके। देखो यार, MnO2 जो है, ये रहा MnO2, ठीक है, इसका कितना मास है 87 ग्राम, इसका कितना है 146 ग्राम। तो पूछा क्या गया है, अब यहाँ से अंदाजा लगाओ, मास मास रिलेशनशिप अब आप लगा सकते हो। पहले आपने मोल मोल लगाया, अब आपने दोनों के मास निकाली। आपको पता कि 87 ग्राम अगर ये होगा तो ये 146 होना चाहिए, तो अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये 146/87 ग्राम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि MnO2 हमारे पास 5 ग्राम्स है, तो अगर ये 5 ग्राम होगा तो ये 146/87 × 5 ग्राम होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू सिंपली निकाल सकते हो, 5 6 30 0 3 5 4 23 27/87, लेट अस चेक, 5 30 0 3 4 23 27, सही है। तो 87 ये 730 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और उसके बाद ये जाएगा यहाँ पर 8 8 64, 8 7 65, 64 69, यहाँ से 8 पे जाएगा, 8 7 64, 8 7 65, 64 69, तो 4 हो जाएगा, ये 12 3 34.0, ये जाएगा 4 7 8 2 4 32 4 3 8.3 समथिंग आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, ओके। अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि ये इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने दोनों की मास निकाली है, MnO2 का मास इतना है, HCl का मास इतना है, ठीक है। अब 1 ग्राम जब 146/87 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 5 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा 146/87 × 5 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 730/87, ठीक है। सो 87 और यहाँ पर 730 डिवाइड करो तो 8.3 के करीब हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इतने ग्राम जो है ये आपका होगा क्या HCl, जब ये 5 ग्राम होगा MnO2, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा कराएं, ये कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। What weight of zinc would be required to produce enough hydrogen to reduce completely 8.5 ग्राम of copper oxide to copper? अब इस क्वेश्चन में थोड़ी स्पेशलिटी है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या गिवन है, आपसे पूछा है कि जिंक का क्या मास होगा, जिंक का क्या मास होगा ताकि कॉपर ऑक्साइड को जिसका मास आपको गिवन है 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को मैं रिड्यूस कर सकूँ। रिड्यूस का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना, ठीक है, H2 करके। तो ये हाइड्रोजन, अब बता रहा हूँ मैं जिंक कितनी लूँ ताकि इतनी हाइड्रोजन बने जो 8.5 कॉपर ऑक्साइड को कॉपर बना दे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही होगी, मैं आपको इस चीज़ को सॉल्व करके बताता हूँ ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले इसने ये कहा कि मुझे कितनी जिंक लेनी चाहिए जिससे इतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो कि वो इस कॉपर ऑक्साइड को जिसका मास 8.5 ग्राम है उसको कॉपर बना दे। आप समझो और ध्यान से फोकस करो। जिंक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कब करेगा, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। क्लास 8th में केमिस्ट्री में यही चीज़ थी, दैट व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। तो मैंने कहा कि जिंक है वो किसी भी एसिड, मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ उसने रिएक्शन परफॉर्म करा तो उसने ZnSO4 + H2 बनाया। तो मुझे ये बताना है कि कितना जिंक चाहिए ताकि इतनी हाइड्रोजन बने कि वो इतने कॉपर ऑक्साइड को कॉपर बना दे, 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर बना दे। तो अब आप पहले ये पता कर लो कि इस रिएक्शन में आपको कितनी हाइड्रोजन चाहिए ताकि ये कॉपर ऑक्साइड जिसका मास 8.5 ग्राम है वो कॉपर में बन जाए। तो अब इस रिएक्शन पर वापस आते हैं। CuO + H2 विल गिव यू Cu + H2, राइट। अब आपको ये गिवन है कि ये तो 8.5 ग्राम है, ओके। अब आपको कितनी हाइड्रोजन चाहिए ये करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन आपको पता करनी है, ठीक है। आपको ये जो है ये कॉपर में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको हाइड्रोजन बतानी है कि आपको कितनी हाइड्रोजन की ज़रूरत हो सकती है,
राइट। सो अब इस चीज़ को हम पता करते हैं। देखो यार, सबसे पहले ये पता करो कि कॉपर जो है उसका मास होता है 63.5, ये 63.5, और ऑक्सीजन का होता है 16। फिर मैं मास रिलेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर भी। तो 63.5 में जब आप 16 प्लस करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 63.5, यस दिख रहा है 16, ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 79.5। ओके, तो 79.5 ग्राम है ये, और ये कितना है 2 ग्राम। ठीक है, तो जब ये 79.5 ग्राम होगा तब ये 2 ग्राम होगा। मीन्स कॉपर ऑक्साइड का 79.5 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो 8.5 ग्राम। तो अब मान लो ये ग्राम हुआ, तो ये 2/79.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन ये 1 नहीं है, ये आपको 8.5 गिवन है, जैसे पहले से करते आ रहे हैं। 2/79.5 इंटू 8.5 आप कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो है 0.214 ग्राम। मीन्स इतनी आपको चाहिए क्या, हाइड्रोजन। इतनी आपको हाइड्रोजन चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ कि कॉपर ऑक्साइड का मास 8.5 ग्राम था, हाइड्रोजन इतनी थी। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि मुझे ये बताओ कि कितनी हाइड्रोजन चाहिए मुझे अगर ये 8.5 ग्राम हो। मैंने आपसे कहा कि अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, मॉलिक्यूलर मास सॉरी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास इतना था, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना था। इसका मतलब ये था कि इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। अगर ये कॉपर ऑक्साइड 1 हो जाता तो कितना हाइड्रोजन चाहिए था, तो 2.79.5 चाहिए था। लेकिन ये 1 नहीं है, ये 8.5 है। तो मैंने क्या करा, 2.79.5 की 8.5 से मल्टीप्लाई करा दी, तो मेरे पास आया 0.214 ग्राम। तो मतलब इतने ग्राम हाइड्रोजन मुझे चाहिए। अब मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होता। अगर आपने क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखा है तो उसमें आंख फाड़ फाड़ के देखिए। इसमें क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि हाइड्रोजन कितनी चाहिए, उसमें पूछा जिंक कितना चाहिए। तो वापस इस इक्वेशन पर आते हैं जो हमने निकाली है, Zn प्लस H2SO4। अब यहाँ पे आप जरूरी नहीं है आप H2SO4 ही लो, आप HCl भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। ओके, सो Zn प्लस H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें आप मुझे ये बताओ जिंक का मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास, जिंक का एटॉमिक मास क्या होगा। इट इज 65 ग्राम। यहाँ भी मास रिलेशनशिप लगा रहा हूँ, 65 ग्राम। ओके, 65 ग्राम करेक्ट मुझे। और यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 65 ग्राम के साथ, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन करेगा 65/2 के साथ रिएक्ट, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हाइड्रोजन कितनी चाहिए 0.214 ग्राम चाहिए। तो ये हो जाएगा 65/2 इंटू 0.214 ग्राम। ओके, अब सिंपली आपको यहाँ से खोलना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 6.955 ग्राम। ठीक है, तो इतना आंसर आपके पास आएगा। आप अगर साथ साथ कर रहे होंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जा रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 6.955 ग्राम करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं हम आपको। वेट, यस सिक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन सेज, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सभी नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। द क्वेश्चन रीड्स 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो कितना है 1.8 ग्राम है। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गेव 0.96 ग्राम रेजिड्यू। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब मैंने हीट करता हूँ, जब मैं इस मिक्सचर को हीट करता हूँ तो मुझे रेजिड्यू मिलता है। बचा कुचा सामान को हम रेजिड्यू बोलते हैं, जिन्हें नहीं पता था। 0.96 ग्राम मुझे रेजिड्यू मिलता है। ओके वेट, अभी फ्लैश 6 ग्राम
अब जब मैंने इन्हें हीट करा है तो अब आपको ये बताना है कि परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है कि उस ये जो मिक्सचर है 1.8 ग्राम 84 ग्राम सॉरी, इस मिक्सचर में ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, आपको ये चीज़ बतानी है। ओके नाउ अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब मैंने इस मिक्सचर को हीट करा तो जब CaCO3 हीट अप होगा, अब मैं इन दोनों को सेपरेटली लिख रहा हूँ, ठीक है। CaCO3 हीट होगा क्योंकि हीट तो दोनों हो रहे हैं ना, हीट दोनों होंगे ना, तो CaCO3 हीट हो रहा है और MgCO3 भी हीट हो रहा है। अब CaCO3 हीट होकर क्या बनाएगा, CaO बनाएगा और CO2 बनाएगा। MgCO3 हीट होकर के क्या बनाएगा, बोलो भाई MgO बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये दो चीज़ बनाने वाले हैं लोग, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगी, छर्र ऐसे हवा में उड़ जाएगी। बचेगा क्या, बचेगा ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कि ये कितना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिलीव मी ऐसे क्वेश्चंस आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, राइट। सो इनकी जिनको हार्ड लग रहा है प्लीज़ इसको हार्ड मत समझना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गए आपको तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे मतलब हलवे से क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अब आप क्या करो, आप ये मानो कि कैल्शियम कार्बोनेट इस मिक्सचर में x था और ये कितना होगा फिर 1.84 माइनस एक्स, ठीक है। जब ये x था तो ये 1.84 माइनस एक्स बचा होगा, ठीक है, MgCO3 करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो जब ये x ग्राम था तो मैंने कहा, अब मैंने फर्स्ट पार्ट को ले लिया, पहली इक्वेशन को, अब मैं इसी के साथ सॉल्व करूंगा और मैं निकालूंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना था, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि रेसिड्यू यही बचेगा कॉपर कार्बोनेट की साइड से और MgCO3 के पक्ष से रेसिड्यू ये बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में फिर से उड़ जाएंगी, तो ये रेसिड्यू बच ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसका मुझे मास निकालना है, ये कितना है यहाँ पर। अब पहले मुझे इसका वो बताओ, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जिसको नहीं आती बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे हम ये वीडियो आप लोगों के लिए, ओके। हाँ, तो 100 ग्राम कार्बन 36 ग्राम CaO प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम कार्बन कितनी प्रोड्यूस करेगा, 36/100, जो पहले से करते आ रहे हैं यार, बेसिक चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। x ग्राम कार्बन कितनी प्रोड्यूस करेगा, 36 x/100, क्लियर, ओके। ओ सॉरी ये गलती होगी, बस सॉरी ये गलती होगी, तो 20 नहीं 40 होगा भाई फ्रेंड्स, 40 होगा तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटी सी गलती थी, ओके। मैं इसे काटूंगा नहीं यार, क्योंकि मुझे ये बताना चाहिए कि गलतियाँ होती हैं और उन्हें पहचानना भी चाहिए, ठीक है। वो मुझे गलती से दिख गया यहाँ पे कि ये तो कैल्शियम है ना ये, राइट। सो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, आपने निकाल लिया x ग्राम इक्वल्स टू 56 ग्राम बाई 100, ओके। अब इसी तरीके से MgCO3 का भी निकाल लो आप लोग, MgCO3 विल गिव यू MgO प्लस CO2, ठीक है। तो ये है MgO मतलब 24 प्लस 12 प्लस 48, और ये आपको देगा 24 12 48 4 कैरी 1 6 84, ओके। आपको ये देने वाला है 84 ग्राम, रिएक्ट कर रहा है 24 प्लस 16 के साथ, 24 प्लस 16 रिएक्ट 40 ग्राम के साथ, तो 84 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 40 ग्राम के साथ। तो अगर 1 ग्राम होता ये तो 40/84 के साथ रिएक्ट करता, ठीक है। और कितना है 1.84 माइनस x ग्राम है, तो 40 इक्वल्स टू 40/84 इंटू 1.84 माइनस x ग्राम से, तो इतना आ गया आपके पास क्या MgO, इतना आ गया आपके पास क्या ये। तो अब सिंपल से एक स्टेप लगाना है क्या कि 56x/100 प्लस 40 इंटू 1.84 माइनस x/84, ये जब आप प्लस करोगे ये दोनों रेसिड्यू है ना, और रेसिड्यू कितना था, वो था 0.96, जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ देखो, ठीक है। तो बस इन दोनों को आप प्लस कर दो, x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू सॉल्व करने पर आपके पास आएगी x आएगा 1.1 ग्राम, ठीक है। इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना था 1 ग्राम था, और मैग्नीशियम कार्बोनेट 1.84 माइनस था तो 0.84 ग्राम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है। और अब आपसे पूछा है कि परसेंटेज बताओ, तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 1/1.84 इंटू 100 कर दो, और इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 0.84/1.84 इंटू 100 कर दो। तो जो जो आपके पास आंसर आए वो आपके आंसर्स फाइनल होंगे। ओके, फिलहाल अभी मेरे कैमरे की बैटरी डाउन होने वाली है, तो इससे ज़्यादा अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से समझ में आई हो चीज़ें, तो मुझे बता देना, मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी जल्दी ले आऊँगा। और अगर आप में से किसी ने भी कमेंट करा कि इस वीडियो का पार्ट 2 मुझे चाहिए, तो प्लीज़ बता देना, मैं जब भी मीन्स विद इन 1 डे आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा। सो प्लीज़ कमेंट डाउन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए फ्यूचर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्लास 11th की सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगी। साथ ही डेली नोटिफिकेशन सीबीएसई की साइट से जो भी आ रही होगी वो मिलेंगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।